चोल के नलके पर सभी लोग हाथों में बर्तन लिए पानी भरने के लिए खड़े हैं। भाभी, सुबह सुबह कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। कोहरे की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हम दोपहर में कपड़े नहीं धो सकते थे क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो इतनी सुबह सुबह कोहरे में कपड़े धोने के लिए आ गई? अरे दोपहर तक चौल का सारा पानी खत्म हो जाता है। देखो अभी सुबह के सिर्फ 6 ही बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं वरना दिन भर परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए मुझे चौल बिल्कुल नहीं पसंद। इससे अच्छा तो मोहल्ला होता है। कम से कम सबके घरों में अपना अपना पानी का नल तो होता है। आप लोगों ने कोई मोहल्ले में घर क्यों नहीं लिया? अरे 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग के मोहल्ले में किराए का घर मिल जाए, लेकिन हर महीने महंगाई तो जैसे आसमान छूती जा रही है और ऊपर से हमारे पतियों का काम भी बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चलता है। वो तो अच्छा हुआ कि ये चौल मिल गई, तो यहाँ पर हम सिर्फ 500 रुपया महीना किराया देकर रह रहे, वरना इतनी ठंड में दर दर भटकना पड़ता। दोनों देवरानी जेठानी लंबी सी लाइन में लगकर घर के सारे बर्तन और बाल्टी वगैरह भर लेती हैं और अब चोल की कई सारी औरतों के साथ मिलकर अपने घर के कपड़े धोती हैं। एक तो ठंड और ऊपर से बर्फ जैसा ठंडा पानी, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी के हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। बस भाभी, अब नहीं धुलेंगे कपड़े मुझसे। मेरे तो हाथों में जान ही नहीं रही, बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। अरे मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है। बस थोड़े से और रह गए हैं, जल्दी से इन्हें धोकर ऊपर चले जाएंगे। ठंड से कांपते कांपते दोनों देवरानी जेठानी ढेर सारे कपड़े धो लेती हैं और अब जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आ जाती हैं, जहां उनकी सास निर्मला नाश्ते में सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही होती हैं और बाकी परिवार वाले बैठकर खा रहे थे। क्या बात है माँ जी, आज नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे बन रहे हैं। भाभी, आपने अभी तक माँ के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे नहीं खाए हैं ना? एक बार खा कर देखिए, सच में ढाबे वाले के आलू के पराठे को भूल जाओगी। बहुत टेस्टी बनाती है माँ आलू के पराठे। मैं तो आज तक इनके जैसे आलू के पराठे बना ही नहीं पाई। इसे तो बस मेरी तारीफ करनी होती है। हाँ हाँ, तेरे लिए बना दूंगी एक एक्स्ट्रा आलू का पराठा। अरे बहुओं, शाम को मंडी गई थी ना, तो 15 रुपए किलो आलू मिल गए थे, तो 2 किलो ले आई। सोचा सबके लिए आलू के पराठे बना दूं। चलो अब तुम जल्दी से बैठ जाओ, गर्मा गर्म खा लो। पूरा परिवार एक साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने के लिए बैठ जाता है। निर्मला एक एक पराठा तवे पर सेक सभी को देती है। गरम गरम चाय की चुस्की के साथ आलू का पराठा पूरे परिवार के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में काफी सुकून भरी चीज होती है। पूनम ने बिल्कुल ठीक कहा था माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। सच में ऐसे बढ़िया आलू के पराठे तो मेरी माँ ने भी कभी नहीं बनाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। जब जब मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो बीच के हिस्से में तो आलू ही नहीं रहता, सारे साइड में हो जाते हैं या तो बेलते हुए बाहर निकल आते हैं। बहू, यही तो तेरी सासू माँ का कमाल है। पता नहीं कैसे आलू के पराठे बनाती है। आज तक एक भी आलू का पराठा ना ही तो जला और ना ही फूटा, और आज के आलू के पराठे तो और बढ़िया लग रहे हैं मुझे। पता नहीं क्या डाला है। जो मसाले डालती हूँ इस बार भी वही डाले हैं, लेकिन इस बार मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी डाल दी। इससे आलू के पराठे का स्वाद और बढ़ जाता है। दादी मुझे एक और आलू का पराठा खाने दो ना। आलू तो खत्म हो गए, काम कर तू मेरे हिस्से का आधा पराठा खा ले। मुझे वैसे भी आलू के पराठे कुछ खास पसंद नहीं। निर्मला अपने पोते को अपने हिस्से का भी आधा आलू का पराठा दे देती है। पूरा परिवार चाय और गर्मा गर्म आलू पराठे का नाश्ता कर ही रहा होता है कि तभी पड़ोस में रहने वाला मनोज भागा भागा उनके कमरे में आता है। आप यहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं? नीचे एमसीडी वाले आए हैं, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में हमें ये चोल खाली करनी पड़ेगी। क्या? लेकिन क्यों? बता रहे हैं ये चोल गैर कानूनी है और इसे तोड़कर वो लोग एक यहाँ मॉल बनाना चाहते हैं। जल्दी से चलिए आप सब। पूरा परिवार भागा भागा नीचे आता है, जहाँ एमसीडी वाले सभी चोल वालों को 1 हफ्ते में चोल खाली करने के लिए बोल रहे होते हैं। देखिए, यह चोल गैर कानूनी तरीके से बनी है। ये जमीन सरकार की है। सरकार इस चोल को तोड़कर यहाँ एक मॉल बनाना चाहती है, इसलिए आप सब 1 हफ्ते के अंदर ही चोल खाली कर दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे? हम कितने सालों से यहाँ रहते आए हैं और एकदम से आप लोग हमें ये जगह खाली करने के लिए कह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अरे थोड़ा तो रहम करिए, हम गरीब, पर इतनी ठंड हो रही है, पूरे परिवार को लेकर हम कहाँ भटकेंगे? देखिए, इसमें सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये तो आपको ऐसी जगह पर रहने से पहले सोचना चाहिए था। 1 हफ्ते बाद हम फिर से यहाँ आएंगे, तब अगर हमें ये चोल खाली नहीं मिली तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। एमसीडी वालों की बात सुनकर चोल वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब सभी अपने अपने कमरे में आकर बैठते हैं। ये भगवान, आखिरकार तू हम गरीब लोगों से क्या चाहता है? 5 साल पहले गांव का घर बेचकर यहाँ शहर आए थे। सोचा शहर आएंगे तो तरक्की होगी, लेकिन यहाँ तो 5 साल से ठीक से रहने का ही इंतजाम नहीं हो पाया। बड़ी मुश्किल से ये चौल मिली थी और अब ये भी जा रही है।
अरे सबसे ज्यादा दिक्कत तो अलीशा बहू को उठानी पड़ रही है। बेचारी को शादी हुए अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है। पापा जी, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। भला इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, मैं और भैया करते हैं कोई इंतजाम। अंकित और मानव की अभी तक किसी भी जगह पर एक अच्छी नौकरी नहीं लगी थी, जिसके चलते दोनों भाइयों को कभी किसी फैक्ट्री तो कभी किसी मजदूरी की जगह पर दिहाड़ी का काम करके दिन के 100, 200, 300 रुपए कमाने पड़ते और इन्हीं पैसों में ही पूरे परिवार का गुजारा चलाना होता था। इस महंगाई के ज़माने में इस गरीब परिवार के लिए किराए का घर लेना भी काफ़ी मुश्किल था। दोनों भाई हफ्ते भर के अंदर ही एक और नई चोल ढूंढ लेते हैं जहां यह पूरा परिवार जाकर रहने लगता है। मुश्किल से उन्हें रहते हुए 1 हफ्ता ही हुआ होता है कि तभी फिर से वहां अभी एमसीडी वाले आते हैं और सभी को जगह खाली करने के लिए बोलते हैं। अरे पता नहीं कैसी सरकार है ये। अरे मंत्री बनने से पहले ये लोग गरीबों के लिए घर बनाने का वचन देते हैं और मंत्री बनते ही सबसे पहले गरीबों का ही घर उजाड़ते हैं। गलती तो हमारी थी, हम लोग गांव में बसा बसाया अपना घर छोड़कर यहाँ शहर आ गए। ये तो वही बात हो गई कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। पूरे परिवार के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जिसके चलते अब उन्हें गरीब भिखारी के साथ ही सड़क किनारे एक तिरपाल में रहना पड़ता है। ठंड का मौसम था, दिसंबर भी लगभग खत्म हो चुका था, जिसके चलते अब ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अच्छू, अच्छू, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, देखो ना, नाक भी कब से बह रही है मेरी। इस तरह से सड़क पर रह रहे हैं हम लोग, बाहर कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है, पूछो मत। पास की चीज भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही। अरे आप लोगों से कुछ होगा भी या नहीं? हम खुद परेशान हैं, हमें कोई खुशी थोड़ी ना मिल रही है तुम लोगों की ऐसी हालत में देखकर। पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। तो वहीं निर्मला अपनी छोटी बहू अलीशा के साथ मिलकर अंगीठी पर सबके लिए बचे हुए आलू और थोड़े बहुत आटे से आलू के पराठे बना देती है। अरे हालात चाहे कैसे भी हो, निर्मला के हाथ के बने आलू के पराठे खाकर तो दिल खुश हो जाता है मेरा। इन सर्दियों में तो बस आपके हाथ के आलू के पराठे का ही सहारा है। कम से कम कुछ तो शरीर में जा रहा है हमारे। आलू अभी भी 15-20 रुपए किलो ही चल रहे हैं, इसीलिए आलू के पराठे भी बना रही हूँ मैं। वरना अगर आलू महंगे हो गए ना तो सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। मानव जिस फैक्ट्री में काम करता था, आज वो अपनी फैक्ट्री मालिक से थोड़े पैसे एडवांस लेने के लिए जाता है कि तभी वहां काम कर रहा एक जितेंद्र नाम का मजदूर कहता है, अरे भाई साहब, मालिक तो यहाँ हफ्ते में एक बार आते हैं। अगर आपको एडवांस लेना है तो आपको दूसरी फैक्ट्री पर जाना होगा। दूसरी फैक्ट्री पर? लेकिन कहाँ, ये कहाँ है? मुझे एड्रेस दे दीजिए, मालिक से एडवांस लेना अभी काफी जरूरी है। वो मजदूर मानव को दूसरी फैक्ट्री का एड्रेस दे देता है, जिसके बाद मानव एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि फैक्ट्री जमीन के ऊपर बनने की बजाय जमीन के नीचे बनी है। और जब मानव सीढ़ियां उतरकर जमीन के नीचे जाता है तो अरे, जमीन के नीचे भी फैक्ट्री हो सकती है, ये कभी सोचा ही नहीं था। और यहाँ कितनी गर्माहट भी है। मानव इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहां उसकी फैक्ट्री का मालिक आता है, जिसे अपनी परेशानी बताकर मानव फैक्ट्री मालिक से थोड़े पैसे एडवांस ले लेता है और जाते हुए, मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपसे एक बात कहूँ, ऊपर की जमीन भी कितनी बढ़िया है, तो आपने फैक्ट्री वहां ऊपर क्यों नहीं बनाई? जमीन के नीचे फैक्ट्री बनाने में तो कितने पैसे लग गए होंगे। अरे वो तो है, लेकिन यहाँ काफी सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ सर्दियों में होता है। ऊपर बनी फैक्ट्री में कितने भी हीटर लगा लो, लेकिन काफी ठंड रहती है। लेकिन यहाँ मुझे तो हीटर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट्री मालिक से पैसे लेकर अब मानव घर आ जाता है और उन पैसों से सभी घर वालों के लिए थोड़े बहुत गर्म कपड़े और राशन भरवा देता है। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं। अंकित और मानव फैक्ट्री से काम करके लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक हाईवे दिखता है, जहां पर काफी समय से बस स्टैंड बनने का काम हो रहा था। तो वहीं उसी से थोड़ी दूरी पर उन्हें एक हरी भरी जगह मिलती है, जहां पर ढेर सारे पेड़ होते हैं और वहां पर लोगों का आना जाना भी काफी कम होता है, जिसके चलते दोनों भाई वहां जाकर धूप में बैठ जाते हैं और उस खाली जगह को देखकर, अगर ऐसी जगह पर हमारा घर होता तो कितना अच्छा होता ना। ठंड में तो मैं पूरा दिन ही धूप में ही बैठा रहता, यहाँ कितनी शांति भी है। अरे अंकित, इसमें मुझे एक बात याद आ गई। उस दिन जब मैं फैक्ट्री मालिक के पैसे लेने के लिए गया था तो उनकी फैक्ट्री जमीन के अंदर बनी हुई थी और बड़ी गर्म थी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता जाता ज्यादा होगा।
और ये जमीन भी ऐसी ही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम भी जमीन के अंदर रहने के लिए जगह बना लें। ऊपर बनाएंगे तो कोई रोक भी सकता है, लेकिन जमीन के अंदर बनाएंगे तो क्या ही दिक्कत। वैसे भैया आपकी बात में दम तो है, इससे घर भी काफी गर्म रहेगा, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। दोनों भाई जल्दी से अब घर आते हैं और पूरे परिवार को उसी जगह पर ले जाते हैं और सब बताते हैं। बनाना है तो जमीन के ऊपर बनाओ, नीचे बनाने का क्या फायदा होगा, कोई दिक्कत हो गई तो? ऊपर बनाएंगे तो खर्च होगा, और ऊपर से किसी ने देख लिया तो और दिक्कत। नीचे बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और गर्माहट भी रहेगी। वैसे हमारे बेटे कहे तो ठीक रहे हैं, और तो और पुराने जमाने के लोग भी तो जमीन के नीचे ही घर बना कर रहते थे, तो फिर हमें क्या दिक्कत है। पूरा परिवार जमीन के नीचे घर बनाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन ही दोनों भाई किराए पर कुल्हाड़ी फावड़ा ले आते हैं और जमीन की खुदाई करने लगते हैं, जिसमें बाकी घर वाले भी उनकी अच्छी खासी मदद करते हैं। इतनी खुदाई काफी रहेगी ना, हम 3 कमरे बना लेते हैं। सबसे निचले वाले कमरे पर माँ पापा पूनम और बच्चे रह लेंगे और ऊपर वाले में हम रह लेंगे। रसोई हम यहाँ बीच में बना लेंगे, इससे खाना बनाने में भी औरतों को दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें यहाँ की अच्छे से लिपाई करनी पड़ेगी, वरना मिट्टी चढ़ती रहेगी। घर बनाना हो गया हो तो आकर खाना खा लो। आज फिर से मैंने तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं और साथ में पुदीने की चटनी भी। दोनों भाई हाथ मुंह धो लेते हैं और सभी धूप में बैठकर बाहर गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं कि तभी उसी जगह से एक आदमी गुजरता है जो उन लोगों को देखकर, अरे भैया, हाईवे जाने के लिए यही रास्ता है ना? बड़ी जोरों की भूख लग रही है। इतनी देर से दुकान ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एक भी दुकान नहीं मिली। कहीं रुक कर कुछ खा लूं। है तो यही जाने का रास्ता, पर आगे जाकर आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आगे जाकर तो बस स्टैंड का ही काम चल रहा है। अगर आप चाहो तो हमारे साथ आलू के पराठे खा सकते हो। अरे भैया, भूख तो बहुत जोरों की लग रही है और आलू के पराठे की खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अगर मैं खाऊं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई साहब, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पराठे निकालती हूँ गर्मा गर्म। निर्मला उस आदमी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है, और जैसे वो आदमी निर्मला के हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाता है, अरे माँ जी, आपके हाथों में तो सच में जादू है, जादू। क्या बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं आपने। वैसे मुझे आलू के पराठे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अब से ये मेरे मनपसंद पराठे हो गए हैं। उस आदमी की बात सुनकर निर्मला को काफी अच्छा लगता है, तो वहीं सारे कमरों में जाने के लिए पत्थर मिट्टी की सीढ़ियां भी बन जाती हैं। अब हफ्ते भर के अंदर ही लगभग उस गरीब परिवार का अंडरग्राउंड घर बनकर तैयार हो चुका था। यहाँ पर ऊपरी हिस्से पर मैंने कुछ लकड़ियां भी लगा दी हैं। इससे यहाँ पर और गर्माहट हो जाएगी और मिट्टी भी नहीं झड़ेगी। और हमने रसोई में चूल्हा भी बना लिया। अलीशा ने कपड़ों से गद्दा भी बना लिया है, जिससे अब हमें यहाँ जमीन में सोने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 2-3 दिन और फिर ये बचा हुआ कुछ काम भी खत्म हो जाएगा, और फिर हम आराम से अपने अंडरग्राउंड घर के अंदर रहेंगे। 2 से 3 दिन में बाकी बचा काम भी खत्म हो जाता है और पूरा परिवार आराम से उस ठंड के मौसम में अंडरग्राउंड घर में रहता है। अंडरग्राउंड होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा गर्माहट थी, तो वहीं जब बाहर धूप निकलती तो पूरा परिवार बाहर आकर खाना खाने लगता। निर्मला अलीशा के साथ मिलकर आलू के पराठे बनाती और संगीता सभी को पराठे परोसती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार धूप में बैठकर गर्मा गर्म आलू के पराठे खा ही रहा होता है कि तभी वहां पर अजय और राकेश नाम के 2 आदमी आते हैं। बोलो भला, इन लोगों ने बस स्टैंड तो बना लिया, लेकिन खाने पीने की जरा भी सुविधा नहीं करी है। अरे भाई साहब, कोई खाना खाने पीने की जगह है आसपास? भैया, आसपास तो कोई जगह नहीं है, लेकिन हम आलू के पराठे बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए। राकेश और अजय को काफी जोरों की भूख लगी होती है, इसलिए वो बिना सोचे समझे आलू के पराठे खाने के लिए बिछी चटाई पर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। अरे मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ ढाबा खोल लेना चाहिए। क्या आलू के पराठे बनाए हैं आपने, मजा आ गया। 2 से 3 लोगों के मुंह से अपने आलू के पराठे की इतनी तारीफ सुनकर जहां निर्मला खुश हो रही थी, तो वहीं अलीशा की एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है। माँ जी, पास में बस स्टैंड बन चुका है, लेकिन वहाँ खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है। और हमारे साथ तक तो 2 बार हो गया है कि बाहर वालों ने आकर हमारे आलू के पराठे खाए और इतनी तारीफ करी है। मैं तो कह रही हूँ कि हम यहाँ अपने आलू के पराठे का काम शुरू कर देते हैं। लोग आएंगे और खाएंगे, साथ ही साथ हमारी कमाई भी हो जाएगी।
वैसे अलीशा कह तो ठीक ही रही है, यहीं रोड पर हम आलू के पराठे का बोर्ड भी लगा देते हैं जिससे लोग आसानी से आ जाएंगे। मैं तो दोनों बहुओं की बात से सहमत हूँ। मुझे तो आलू के पराठे बनाना और खिलाना दोनों पसंद है। अगले दिन दोनों भाई मिलकर रोड पर गर्मा गर्म आलू के पराठे 40 रुपए प्लेट के हिसाब से बोर्ड लगा देते हैं। दोनों सास बहू अंडरग्राउंड रसोई के ढेर सारे आटा गूंथ कर आलू का मसाला तैयार करते हैं, जिसमें वो तरह तरह के मसाले, प्याज, हरी मिर्च डालते हैं। तो वहीं निर्मला अंगीठी पर ही एक बड़ा सा तवा गरम कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बस स्टैंड पर आए कुछ पैसेंजर घूमते हुए उस आलू के पराठे के बोर्ड को देखते हैं तो वो सीधा गरीब सास बहू के पास चले जाते हैं। मुझे ये तो लगा था यहाँ अंदर कोई ढाबा वगैरह होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या ये चटाई पर बैठकर पराठे खाएंगे? वो हमने आज से ही एक काम शुरू किया है, इसीलिए अभी ज्यादा इंतजाम हुए नहीं हैं। आप लोग यहाँ आराम से बैठकर खा सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन लोगों को काफी तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो ज्यादा न सोचते हुए चटाई पर ही खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहीं अब अंडरग्राउंड रसोई में पराठे बना रही निर्मला जल्दी जल्दी पराठे बनाती है और अलीशा उन सभी को सीढ़ियों से ऊपर आकर उन्हें गर्मा गर्म पराठे देती है। कुछ भी बोलो, पराठे तो एक नंबर के बने हैं। मुझे तो बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग आ रही है। गाँव में भी हम लोग इसी तरह खाना खाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं किसी भी चीज को देखकर जज नहीं करना चाहिए, जगह कैसी भी हो, लेकिन खाने में तो स्वाद भरपूर है। अपने पहले ग्राहकों से इतनी तारीफ सुनकर सास बहू काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब शाम में भी जब कुछ ग्राहक उनके यहाँ आलू के पराठे खाने के लिए आते हैं तो बाप रे बाप, यहाँ बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। पराठे खाकर तो सुकून मिला है, लेकिन इस ठंड का क्या करें? तीनों सास बहू हमेशा देखती थी कि जो भी ग्राहक शाम को आलू के पराठे खाने के लिए आते हैं तो बाहर बैठे बैठे उन्हें काफी ठंड लगती है, जिसे देखकर अलीशा, माँ जी मैं सोच रही हूँ ये सबसे ऊपर वाला कमरा तो खाली है, हम सब सिर्फ इसमें सोते हैं, तो क्यों ना हम इसे ग्राहकों के खाने लायक जगह बना ले। दिन में तो सभी ग्राहक धूप में बैठकर खा लेंगे, लेकिन रात में ठंड में यहाँ अंडरग्राउंड में आकर बैठकर आराम से खाएंगे। बैठने के लिए हम प्लास्टिक की कुर्सी टेबल भी लेकर आ जाएंगे, कितना सही रहेगा। हफ्ते भर में जो भी आलू के पराठे बेचकर कमाई हुई थी उसमें वो सभी कस्टमर के लिए टेबल कुर्सी लाकर अंदर रख देते हैं और बचे पैसे से आलू, तेल, आटा और बाकी सामान का स्टॉक कर लेते हैं। दिन में अब जहां सभी कस्टमर कुर्सी मेज पर लेट धूप में बैठकर बाहर गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते, तो वहीं शाम होते ही सभी कस्टमर सीढ़ियां उतरकर अंडरग्राउंड कमरे में आकर गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। अरे भाई, जमीन के नीचे बैठकर मैंने नहीं सोचा था कि कभी इस तरह के आलू के पराठे खाऊंगा। आप लोग और पराठे खाएंगे? नीचे और गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। ये भी कोई पूछने की बात है? एक नहीं बल्कि 4 लेकर आओ। वैसे भी हमारी बस में अभी काफी समय है। बस स्टैंड नजदीक होने की वजह से दिन रात इन सास बहू का अंडरग्राउंड घर ग्राहकों से भरा रहता है। भाई, पराठे तो एक नंबर के बने हैं। एक काम करिए, आप 7-8 पैक भी कर दीजिए। 9 घंटे का सफर है भाई। अब कौन ठंड में बार बार बस से उतरकर खाने पीने की चीज लेगा? और रास्ते की चीज तो होती भी बेकार है, कोई स्वाद नहीं होता उसमें। धीरे धीरे ग्राहक खाने के साथ साथ पराठों को पार्सल भी करवाने लगे थे, जिससे सास बहू की इनकम अब काफी तेजी से बढ़ने लगती है आलू पराठा बनाते हुए। सच में बहू, जब ये काम शुरू किया था ना तो मैंने सोचा नहीं था कि आलू के पराठे बेचकर हम इतने पैसे कमा सकते हैं। जितना हम खाने में लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमारे पास बच रहा है। माँ जी, ठंड का मौसम है और ऊपर से गर्मा गर्म आलू के पराठे भी अंडरग्राउंड जगह पर, तो लोग आएंगे ही ना खाने के लिए। पता है, जब आज दोपहर में लोग यहाँ अंदर आके आलू के पराठे खा रहे थे ना, तो उन्हें तो आलू के पराठे से ज्यादा ये जगह काफी अच्छी लग रही थी। कई लोगों ने तो ढेर सारी फोटोज भी ली हैं। इसी तरह समय गुजरता रहता है और तीनों सास बहू की कमाई भी काफी अच्छी हो रही थी। जब आज आलू के पराठे बनाने के लिए आलू खत्म हो जाते हैं तो अलीशा मंडी से आलू लेने के लिए जाती है। आलू लेकर अलीशा लौट ही रही होती है कि तभी वो रास्ते में गोलगप्पे वाले को देखती है, जिसने 2 प्लेट गोलगप्पे पर 1 प्लेट गोलगप्पे फ्री कर रखे होते हैं। इतनी ठंड में भी जब लोग भर भर के गोलगप्पे खा रहे होते हैं तो अलीशा सीधा उस गोलगप्पे वाले के पास आती है। भाई साहब, ठंड में तो गोलगप्पे वाले अपना ठेला लगाना ही बंद कर देते हैं, लेकिन आपका ठेला है जो लोगों की भीड़ से भरा हुआ है और लोग भर भर के गोलगप्पे खा रहे हैं। अरे यही तो मेरा कमाल है बहन जी, मैंने 2 प्लेट पर 1 गोलगप्पे की प्लेट फ्री कर दी है। लोग 2 प्लेट गोलगप्पे को देखे न देखें, लेकिन फ्री प्लेट गोलगप्पे को जरूर देखेंगे। गोलगप्पे वाली की स्ट्रेटजी अलीशा को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसके बाद वो अलीशा घर पहुंचकर सीढ़ियों से नीचे आती है और सबसे पहले नीचे बैठी सास जेठानी के पास जाती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ अगर हम 2 प्लेट आलू के पराठे पर 1 प्लेट आलू के पराठे फ्री कर दें तो कितना सही रहेगा। 40 की बजाय अगर हम 50 रुपए प्लेट आलू के पराठे बेचेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा।
अलीशा कह तो सही रही है, और आजकल तो लोग इसी तरह अपना खाना बेचते हैं। माँ जी, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि हम आलू के पराठे के साथ सिर्फ एक तरह की चटनी देते हैं, लेकिन हम 2 से 3 तरह की चटनी देंगे। चटनी के साथ साथ बटर और दही भी, जिसको जो पसंद है वो उसके साथ खाएगा। एक चीज तो तुम भूल ही गए, ठंड हो या गर्मी, लेकिन हमारे देश में चाय पीना कोई नहीं छोड़ता, और ठंड में तो लोग भर भर के चाय पीते हैं। अगर हम आलू के पराठे के साथ चाय भी दें तो। अगले दिन से तीनों सास बहू अपने 2 प्लेट आलू के पराठे पर 1 प्लेट आलू का पराठा फ्री कर देती है, और साथ ही साथ चटनी, बटर, दही और चाय भी लोगों को देने लगती हैं, जिससे अब खचाखच उनका अंडरग्राउंड घर ग्राहकों से भरा रहता। जहां पहले एक कमरे में ग्राहक होते, तो वहीं अब नीचे वाले कमरों में भी ग्राहक हमेशा भरे रहते, जिसे देखकर हमारी माँ और बीवी ने सच में काफी मेहनत की है। दिन रात मेहनत करके वो कितने पैसे कमा रही हैं। इतने तो हम साल भर में भी नहीं कमाते, जितना उन्होंने महीने भर में कमा लिया। सच में सही कहा है, किसी ने जब औरत कुछ करने पर आ जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे कर इस गरीब परिवार के हालात ठीक हो रहे थे। आलू के पराठे बेच बेच कर तीनों सास बहू ने अच्छी खासी सेविंग्स भी कर ली थी, तो वहीं बाकी बचे पैसों से वही अपनी रोजाना जिंदगी को भी काफी हद तक सुधार लेते हैं, और बस स्टैंड पर भी उनके आलू के पराठे की चर्चा काफी जोरों शोरों से होने लगी थी। भैया, आधा घंटा हो गया बस स्टैंड पर आए हुए, लेकिन यहाँ पर ये मुरमुरे और मूंगफली के अलावा कुछ दिख नहीं रहा खाने के लिए। अच्छा खासा बेबी खाना दे रही थी, ले लेता, कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ता। अरे भाई साहब, क्या हुआ? काफी देर से देख रहा हूँ इधर उधर घूमते जा रहे हो, कुछ खो गया है क्या? अरे नहीं भाई साहब, बड़े जोरों की भूख लगी है, और यहाँ बस स्टैंड पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अरे आसपास भी कुछ छोटी मोटी दुकान नहीं है। कब तक ऐसे भूखा बैठा रहूंगा? बस को आने में भी अभी 1 घंटा है। अरे तो परेशान इतना होने वाली कौन सी बात है? यहीं बगल में सास बहू का अंडरग्राउंड आलू के पराठे का ढाबा है, काफी बढ़िया आलू के पराठे बनाती हैं। मेरा तो हर हफ्ते यहाँ से आना जाना रहता है, मैं तो अक्सर खाता हूँ, मेरे साथ चलिए। वो आदमी उस पैसेंजर को बस स्टैंड से आगे लेकर आता है और गड्ढे में नीचे सीढ़ियों से अंडरग्राउंड घर में ले जाता है, और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाता है। कुछ समय बाद परिवार के हालात अब काफी ज्यादा सुधर चुके थे। इसी के साथ साथ अब वो लोग आलू के पराठे के अलावा भी और भी कई तरह के पराठे बेचते हैं, जिससे उनकी इनकम अब पहले से और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। ऐसे कुछ समय गुजरता है, और अब एक बार फिर पूरे परिवार की मुलाकात एमसीडी वालों से होती है, जो उनके अंडरग्राउंड घर में आते हैं। ये लो, अब तक तो लोग जमीन पर गलत तरीके से घर बनाकर रह रहे थे, लेकिन आपने तो जमीन के अंदर ही घर बना लिया। देखिए, सरकारी जमीन है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लॉट की जमीन निकल रही है। यहाँ रहना है तो प्लॉट खरीदो आकर, वरना चलो जाओ यहाँ से। एमसीडी वाले की बात सुनकर पूरा परिवार अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे जिंदगी में कुछ हो ना हो, लेकिन ये एमसीडी वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ते। 2 बार इनकी वजह से हमें बेघर होना पड़ रहा है। अब मैं तीसरी बार बेघर नहीं होना चाहता, वो भी तब जब हमारे हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। हमारे यहाँ होने की वजह से यहाँ लोग हमारे आलू के पराठे खाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से चले गए और कहीं और भी आलू के पराठे का काम शुरू करेंगे, तो क्या गारंटी है कि वहाँ पर हमारे ये काम चलेगा? आप लोग तो फालतू में इतना परेशान हो रहे। अरे हमें जरूरत ही क्या है इस जगह को छोड़कर जाने की? लगता है आपने एमसीडी वालों की बात ध्यान से नहीं सुनी। यहाँ पर लोगों के रहने के लिए प्लॉट निकलने वाले हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम यही जमीन खरीद लेते हैं। भगवान की कृपा से पराठे बेचकर इतना तो पैसा कमा ही लिया है कि हम यहाँ की जमीन खरीद सकते हैं। और नहीं तो क्या, अलीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे हमें ये जगह भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और हमारा काम भी पहले की तरह चलता रहेगा। और अगर कुछ और पैसे जुड़ गए तो यहाँ जमीन के ऊपर हम अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना लेंगे, और अंडरग्राउंड तो लोगों के आलू के पराठे खाने के लिए जगह बनी हुई है। अपनी अपनी बीवियों की बात मानकर अगले दिन ही दोनों भाई एमसीडी वालों के पास जाते हैं और जमीन खरीद लेते हैं, और अब उन्हें कोई जमीन से नहीं हटा सकता था। तो वहीं कुछ और दिन की लगातार मेहनत के बाद वो इतने पैसे कमा लेते हैं कि वो आधे जमीन के ऊपर अपने पूरे परिवार के रहने के लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं। अरे मानना पड़ेगा तुम तीनों का दिमाग तो चीते से भी ज्यादा तेज है। कहाँ हमने सिर्फ आलू के पराठे बनाकर बेचने की सोची थी, और कहाँ तुम लोगों ने ये जमीन भी खरीद ली, और तो और ये नया घर भी बनवा लिया। सबसे ज्यादा मेहनत तो मेरी बहुओं ने की है। अगर वो मुझे आलू के पराठे बेचने का आइडिया ना देती तो हम अभी भी कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे होते।
लेकिन माँ जी, आलू के पराठे का स्वाद तो आपके हाथों से ही आता है ना। पता नहीं आप कैसे आलू के पराठे बनाती, एक खाने वाले इंसान भी 4 पराठे खा जाता है। सब बात ही करते रहोगे या चलो भी, वहाँ कब से कस्टमर आलू के पराठे की राह देख रहे हैं। ढेर सारे कस्टमर आ गए, लगता है आज तो जमकर मेहनत होने वाली है हमारी। तीनों सास बहू जल्दी से अपने अंडरग्राउंड वाले घर में जाते हैं, जहां पर दोनों बहू अपनी सास के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे बनवा रही होती हैं। तो वहीं पूनम और दोनों बच्चे सभी ग्राहकों को जाकर आलू के पराठे दे रहे होते हैं। मेरे दोस्त यहाँ कुछ समय पहले आए थे, उन्होंने मुझे जब इस जगह के बारे में बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं खुद यहाँ पर चली आई। इस तरह की जगह पर बैठकर मैंने कभी कुछ नहीं खाया, मुझे तो यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है। बीतते समय के साथ साथ सास बहू के अंडरग्राउंड वाले आलू के पराठे अब काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। जहां पहले नजदीकी बस स्टैंड से ही उनके यहाँ पैसेंजर आलू के पराठे खाने के लिए आते, तो वहीं अब आसपास की जगह से भी कस्टमर अंडरग्राउंड घर में सास बहू के आलू के पराठे खाने के लिए आते रहते हैं।